उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ चित्तन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजधानी देहरादून में स्थित सचिवालय में कल मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब सचिवालय से बैठक करने के बाद अपने आवास से जाने लगे तो उनके सचिवालय से जाने वाले रूट पर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा गाड़ी लगाकर रोक दिया गया, जहाँ पर पुलिस के हाथ पांव तब फूल से यहाँ पर फूल के जब गाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और गाड़ी सचिवालय के एग्जिट गेट पर बाहर लगी थी। बता दें कि काफी कोशिश करने के बाद भी पुलिस से जब गाड़ी नहीं हटी तो यहाँ पर अंत में ट्रैफिक पुलिस की 100 वैन ने गाड़ी को उठाकर रास्ते से अलग किया, जिसके बाद सीएम का काफिला आवास के लिए निकल पाया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में ये ड्राफ्ट सौंपा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट मिल चुका है। समान संहिता का और इसकी तिथि के लिए शीघ्र मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जहां पर मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि राज्य स्थापना दिवस तक समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को पूरा करते हुए 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। समिति ने 2 फरवरी 2024 को इसका ड्राफ्ट सरकार को सौंपा। इसके बाद सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता विधेयक को सदन से पारित करवाया। 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी। फिजिक्स वाला भारत की प्रमुख एडटेक कंपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025 और 26 में 77 नए ऑफलाइन टेक इनेबल्ड जो लर्निंग सेंटर्स है वो खोलने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। ये नए सेंटर्स तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में खोले जाएंगे। इस विस्तार से यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर्स की कुल संख्या 126 से बढ़कर 203 हो जाएगी, जो कि 141 शहरों में देखने को मिलेगी। इस कदम का मकसद खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है, ताकि देश के दूर दराज के इलाकों तक भी इसका लाभ मिल सके। गवर्नमेंट और ये हम बच्चों की भी इससे ये बच्चे चाह रहे हैं बल्लूपुर वगैरह की साइड से, तो इनको यहाँ पे आने जाने में थोड़ा टाइम लगता है। उन्हीं की सुविधा के लिए हम बल्लूपुर में भी ओपन कर रहे हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो करीब हमारे पास यहाँ पे 1400 बच्चे थे, जिन्होंने हमने यहाँ पे सफलतापूर्वक शिक्षण रहे। शुरुआत की जो हमारी सेंट्रल टीम है, अगर आप उनसे कनेक्ट करें मैं आपको उनकी डिटेल्स दे दूँगा, क्योंकि ऑनलाइन टोटली डिफरेंट है। इसके लिए अभी एज ऑफ नाउ तो हमारा ऑनलाइन ही चल रहा है, जिसमें हम बहुत ही कम स्तर में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली पहाड़ों से ही आया हूँ, वहाँ पे हर 10 बच्चों के पास 8 बच्चों ने ऑलरेडी PW का ऐप ले रखा है, जिससे वो अपनी शिक्षा लें। तो पिछले 1 साल में अगर 5 बच्चों को हमने गवर्नमेंट मेडिकल फीस दिला दी, जो हमारे MIT प्रोग्राम के बच्चे थे, जो हमारे फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के बच्चे थे, और 2 बच्चों ने IOPM क्वालिफाई किया, जिसका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले किया। हिमालयन माइनर्स एसेंशियल ऑयल्स ऑफ उत्तराखंड वर्कशॉप द्वारा पौधा केंद्र सोलापुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि चीफ गेस्ट के रूप में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही उनके द्वारा यहाँ पर सघन पौधा केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। ये तो सरकार का निर्णय होगा, जैसा भी आदेश मिलेगा देने के लिए बनाया गया। तो आज के जो कार्यक्रम क्या उसमें जो कई चीज़ें बताना पड़ेगा। आज का जो कार्यक्रम था नए जो हमारे जीवन आ रहे हैं इसको रूबरू करवाना वाला मंत्री जी आए उद्यमशीलता का भी विकास हो रहा है। वर्तमान में सघन पौधा केंद्र उत्तराखंड में 109
अरोमा क्लस्टर में 28,000 किसानों द्वारा 9,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सघन फसलों जैसे लेमन ग्रास, मिंट, आपका डोमेस्टिक रोज, तेजपात, कोमिनिल आदि जैसे चीज़ों का कृषिकरण कर रहे हैं। तो इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी और जो टेक्नोलॉजी बाहर लोग अपना रहे हैं उसी के माध्यम से यहाँ पर आप बहुत एक्सेलरेटेड ग्रोथ प्लान की करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। ये हर्बल जगत के लिए, आयुर्वेद के लिए, परफ्यूमरी के लिए जहाँ फ्रेगनेंस और उसका इस्तेमाल होता है उसके लिए बहुत आवश्यक है और ये एक किसानों को बहुत बड़ा ये वरदान इससे मिलेगा। जी, आप जैसे अभी बता रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ से परफ्यूम भेजा गया था, इसके बारे में। सिमरू का परफ्यूम था तो उनको बहुत पसंद आया। सिमरू जो होता है तो मैंने आग्रह किया है यहाँ के डायरेक्टर से कि मोदी जी के नाम पर ये परफ्यूम बने। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर रुड़की से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीती रात रिटायर्ड फौजी ने आत्महत्या की है। आपको बता दें कि रुड़की से ये बेदहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी और यहाँ पर उसने आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृत अवस्था में बाथरूम में शव यहाँ पर पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद की जांच पड़ताल की जा रही है। और घटना के समय मृतक की पत्नी उसी के घर में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी घटना की खबर उसे नहीं हो पाई। और आपको बता दें कि बीती रात रिटायर जो यहाँ पर फौजी है उसने आत्महत्या की है। घटना के समय मृतक की पत्नी उसके घर में मौजूद थी और मानसिक रूप से परेशान ये रिटायर फौजी बताया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद तमाम जो चीजें निकलकर सामने आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा यहाँ पर बताया गया कि कहीं न कहीं मानसिक रूप से असंतुलित ये रिटायर्ड फौजी था, कहीं न कहीं मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते ये बड़ा कदम इस रिटायर्ड फौजी द्वारा उठाया गया है। बता दें कि आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। हर एक सुराग को यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है और तमाम चीजों को लेकर आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। रुड़की के सेनालीपुरम का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहाँ पर कि एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही लाइसेंसी हथियार के साथ खुद को गोली मारी और अपनी जान ले ली है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है और अपने ही बाथरूम में घुसकर खुद को गोली मारी गई, जिसके बाद की पुलिस तुरंत हरकत में आई और पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी तमाम चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। दिवाली का त्योहार नजदीक है, वहीं बाहर की पटाखा कंपनियों के लोगों द्वारा नगर पालिका के बिना अनुमति के क्षेत्र में बैनर लगाए गए हैं। बता दें कि नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा लगाए गए इन पटाखा कंपनियों के बैनर उतार दिए गए और नगर पालिका के जेई का कहना है कि ये बैनर नगर पालिका के बिना अनुमति नगर पालिका क्षेत्र में लगाए गए, जिनको कि हमारे द्वारा उतरवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इन बैनर लगाने वालों पर पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे संज्ञान में है कि बाहर के लोगों द्वारा बिना अनुमति के यहाँ पे बैनर लगाए गए हैं, जिसे पालिका की टीम द्वारा आज हटाया जा रहा है और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये अभी जांच का विषय है, इस पर जांच की जा रही है, किसने लगाया और कहाँ से लगाया और जो भी इसमें दोषी हो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में द्वितीय मां गंगा ऑल इंडिया बास्केटबॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट प्रेम नगर आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट से उत्तराखंड के बास्केटबॉल खिलाड़ियों को भी सीखने को मिलेगा। बता दें कि टूर्नामेंट में 10 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी रेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, नॉर्दर्न रेलवेज, वहीं पर ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जबलपुर, दिल्ली उत्तराखंड, CISF और चंडीगढ़ की टीमें प्रमुख हैं। 20 अक्टूबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खोला जाएगा, जहां पर की विजेता टीम को 1 लाख और उप विजेता को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इन्विटेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बड़े गर्व की बात है कि हमें उत्तराखंड को मिला और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते हम इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसमें देश भर से 10 टीमें आई हुई हैं, जैसे कि आप देखो प्रतिस्पर्धा चल रही है अभी। रेड आर्मी, नॉर्थर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली, पंजाब, इस प्रकार से 10 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।
क्या होता है आप देखेंगे कि हमारा भी हम चाहते हैं कि भाई अभी क्या हुआ जो रुद्रपुर में स्टेट टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम ने जीता, तो हम भी चाहते हैं इस प्रकार के वातावरण से हमारे भी बच्चे प्रतिस्पर्धा करें और देश का नाम देश विदेश में रोशन करें। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे निकले आगे देश विदेश में जाए और भारत का नाम रोशन करें। हाँ, कैबिनेट मंत्री जैसे इसका उद्घाटन जो है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी ने किया है, समापन पे हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी। डोईवाला के शहीद दुर्गा मलराज के स्नाकोत्तर महाविद्यालय में कला विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को कला के प्रति जागरूक करने और कला विषय के प्रति छात्र और छात्रा ज्यादा से ज्यादा रुचि लें, इसके लिए एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत महाविद्यालय की कला विषय की छात्राएं सुंदर सुंदर आकृतियों को दीवार पर उकेर रही हैं। बता दें कि महाविद्यालय में इस तरीके की एग्जीबिशन करने का यही उद्देश्य है कि जिससे छात्र और छात्राएं कला विषय महत्वता को समझें और साथ ही साथ कला विषय की और भी छात्र और छात्राओं का ध्यान आकर्षित हो। हमने लगाने की अभी फिलहाल कोशिश की है कि जिससे बच्चों के अंदर जो कला की प्रतिभा है वो निकल कर आए और बच्चे जागरूक होकर इस विषय की ओर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने को इसी विषय के साथ मिले छोटा सा प्रयास महाविद्यालय स्तर पर किया है, जिससे हम एग्जीबिशन का कर रखते हैं और हमारे जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं वो इस एग्जीबिशन का उद्घाटन हम उन्हीं के द्वारा कराएंगे और अभी फिलहाल हमारी सभी छोटी सी कोशिश को हम आगे भविष्य में बड़े स्तर पर लाने का हम प्रयास करेंगे। बच्चों की जो जैसे कि साइंस आर्ट का तो लेकिन कला में थोड़ा सा लगना पड़ता है। आप पेंटिंग बना रहे हो तो उसके पीछे लगना पड़ता है। आजकल बच्चे शॉर्टकट ज़्यादा अपनाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि शॉर्टकट है। तो मेरा उनसे कहना है कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो बच्चे आते हैं शुरू में उनको इतना अच्छे से नहीं लाएंगे सीखना नहीं आता, लेकिन जब वो रेगुलर कॉलेज आते हैं क्लास करते हैं तो उनके अंदर जो कला की प्रतिभा है वो निकलती है। प्रयास सबसे ज़्यादा है कि आप कला में जितना प्रयास करेंगे अपनी इतनी कला की प्राप्ति निखर के आएगी, आपको टैलेंट दिखना है। ये पुराने जमाने में जो आगे मानव थे वो अपने गुफाओं में समय व्यतीत करने के लिए बनाते थे, थोड़ा अपने मन को मतलब कुछ भी अच्छे दृश्य को भी दिखाते थे, इसमें पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, अपने शरीर को हमें दिखाते थे। एक पुराने गाने बहुत अच्छी आज के दिन में ऐसा कोई भी नहीं करता और जो चीज़ें करते बनाना और पहले चीज़ें किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत लगती है, तो अपने में होता है कि हमें कोई इंटरेस्ट है या नहीं। अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तो वो एक पेंटिंग को मतलब एक दिन में भी टीचिंग कर सकता है, 2 दिन में भी कर सकता है, कुछ चीज़ें बहुत ईजली अब हर दिन मतलब डिटेलिंग वर्क होता है तो कुछ नहीं लगता। कलाकृति बना रहे हैं, क्या कलाकृति है, इससे क्या फायदा है? मेरा नाम वसुंधरा चमोली है, मैं डिप्लोमा हूँ और मैं ये सब सेमेस्टर की हूँ और ये जो मैं आज कर रही हूँ ये है मनाला, जो कि बंगाल की पेंटिंग है, ट्रेडिशनल पेंटिंग। और क्योंकि हमारा कल आज का जो विभाग है उसका एग्जीबिशन है कल, तो उसके लिए हम लोग ये मंडाला की पेंटिंग वॉल पेंटिंग करें। देखिए अभी जैसे बहुत सारे बच्चे जो आर्ट को मतलब परस्यू करना चाहते हैं, जो आर्ट में मतलब जाना चाहते हैं, पेंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और उनको पता नहीं है सब्जेक्ट के बारे में कि कहाँ हमारे को मिल जाएगा कहाँ नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट लाइक इन्हीं की चीज़ों की वजह से उन लोग को नॉलेज होगी कि हाँ इस कॉलेज में भी लाइक कलाकृति है या कला से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट आज बहुत सारी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि हम लोग पेंटिंग करते हैं उनको और टीचिंग लाइन में भी आज का बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। बाकी आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हो, बहुत सारी गैलरीज लोग अभी खोल रहे हैं अपने आप को पर्सनल करने के लिए। बच्चे इसलिए नहीं अभी करते हैं ज़्यादा आर्ट पर्स्यू क्योंकि उनको लगता है कि बहुत कोई पैसा नहीं है जिसमें लेकिन अभी जब सरकार आपको क्लासेस फ्री करवा रही है, आपको सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकें और आपको एलिगेंस रोड स्थित द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयकर विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयकर विभाग द्वारा छात्रों को टैक्स के प्रति जागरूक किया गया। आयकर विभाग ने वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। बता दें कि आयकर विभाग की टीम में इनकम टैक्स ऑफिसर सुधीर कुमार,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नौशाद हुसैन, ऑफिस सुपरिटेंडेंट शब्दार अली और साथ ही साथ मोहम्मद शादाब, टैक्स असिस्टेंट नितिन कुमार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के बीच कराधान के महत्व और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन की जानकारी को बढ़ावा देना है। द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में टैक्स अधिकारी सुधीर कुमार ने छात्रों को टैक्स कानून, टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया और समय पर टैक्स भुगतान के महत्व के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा छात्र छात्राओं को वित्तीय साक्षरता और जिम्मेदार धन प्रबंधन के बारे में भी शिक्षित किया गया। वहीं पर कार्यक्रम के दौरान आयकर अधिकारियों ने छात्रों के साथ इंटरैक्टिव स्तर और प्रश्नोत्तर स्तर आयोजित किए, जिसमें कि छात्रों को कराधान और वित्तीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में टैक्स के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। आयकर अधिकारी सुधीर कुमार ने कहा कि छात्रों को कराधान की बुनियादी जानकारी और इसके महत्व से अवगत करवाना हमारे समाज के भविष्य के लिए आवश्यक है। जब युवा इस जानकारी को प्राप्त करते हैं तो वो न केवल अपने टैक्स का समय पर भुगतान करते हैं, बल्कि वित्तीय रूप से सशक्त नागरिक भी बनते हैं। का ऑफिस प्रोग्राम है जिसके तहत स्कूल, मैनेजमेंट कॉलेज, बिजनेसमैन सारी संस्थाओं के साथ जो है मीटिंग करने का है, जिससे कि टैक्स पेयर के बीच में टैक्स अवेयरनेस के बारे में पता चले। बच्चे जो है फ्यूचर के टैक्स पेयर्स हैं, ये आज से पहले से ही टैक्स की जानकारी रखें इसके बारे में, ताकि टैक्स पेयर की डिफरेंसेस कम हो। ये खुद ही कंप्लायंस करें, खुद ही टैक्स के रिटर्न भरें और एडवांस टैक्स की पेमेंट करें। तो इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इनिशिएटिव है। इसके तहत हम लोग आज इस स्कूल में हेरिटेज पब्लिक स्कूल में आए हैं और बच्चों का मार्गदर्शन। तो हमारा जो है पहला स्कूल है, इस तरह से हम फिर मैनेजमेंट कॉलेजेस को कवर करेंगे, फिर बिजनेस प्रतिष्ठान को कवर करेंगे और अगर समय मिला तो हमारे उच्च अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। फ्यूचर के कार्यक्रम में 11-12 इसलिए रखा गया था कि हॉल के लिए कैपेसिटी, बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी है। दूसरी चीज़ क्या है कि 11-12 के बाद बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं, तो वो जो है उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद फिर वो बेरोजगार रहते हैं। तो ये जो स्टेज होता है, अगर इस स्टेज के बच्चे अवेयर हों तो फ्यूचर में टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा अच्छा तरह से कर सकते हैं। इनकी सियासत थे और उन्होंने सेशन को एंजॉय किया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जब हमने क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली, बहुत सारे बच्चे एक साथ हैंड रेज कर रहे थे और एक क्वेश्चन के आंसर के लिए सेम हैंड रेज हो रहे थे। इससे पता चलता है बच्चे जो है काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए अभी तो ऐसा कोई हमारे पास प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन हाँ संस्थाओं में जाकर के बच्चों को आउटरीच प्रोग्राम करना है, ताकि बच्चे को भी जो है फ्यूचर के हमारे टैक्स पेयर हैं और दे आर द नेशन बिल्डर। तो इन्हें अगर हम अभी से अवेयर करेंगे तो ये जो है जाकर के फ्यूचर में टैक्स फ्रेंडली मतलब टैक्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। धन्यवाद सर। अच्छा सेशन था, ऐसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला सेशन द्वारा। इवन हमें काफ़ी सारे टैक्स की चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था, इसके बारे में सर ने हमें जागरूक किया कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। और इसमें सर ने ये भी बताया कि हम इसको एज ए करियर भी ऑप्ट ले सकते हैं, आगे हमें जाना चाहिए और भी कई सारी चीज़ें हमें इससे सीखने को मिली। बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमारे स्कूल में भी हमें दिया कि हम इसके बारे में जान सकें। अगर ज़्यादा बच्चे टैक्स के बारे में जानकारी रखते नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में हमें जान के बहुत अच्छा लगा और इसको हम फ्यूचर में ले सकते हैं। हमें याद आया कि हाँ हमारे स्कूल में भी एक ऐसा सेशन हुआ था, सर आए थे, उन्होंने हमें क्या क्या बताया और हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं टैक्स के प्रति। उत्तराखंड में यहाँ पर शुष्क मौसम के बीच कहीं कहीं आशंकी बादल भी बन जा रहे हैं। साथ ही मध्यम हवाएं चलने से पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरी जो है वो बढ़ने लगी है और मैदानी क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने लगी है। अगले कुछ दिन पारे में ठंडक बढ़ने के आसार भी हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना है और अगले कुछ दिन पारे में और गिरावट आने और ठंडक बढ़ने का आसार भी है। पिछले 2 दिनों से देहरादून में सुबह से ही चटक धूप खिलने के बाद शाम को बादल भी बन जा रहे हैं। इस बीच दून के
दिन के टाइम और साथ ही साथ रात के समय तापमान में अंतर बढ़ता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मौसम शुष्क रहने के आसार है। अगले कुछ दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बच्चे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। के लिए मौसम की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना हमारा चल रहा है और ये अब 1 तारीख से जो भी सीजन की बात करें तो ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तो इसमें तो ज़्यादा एक्टिविटी तो आपकी पेनिसुलर इंडिया पे होती है। तो इस समय आप देखें अभी पूरे करीब हमारे जो है आधे महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज अगर डेट की बात करें तो आपकी जो है 18 तारीख हो गई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो रेन हमको मिलनी चाहिए थी उतनी है नहीं, -93% डेफिशिएंट है। तो ये नया सीजन जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून का, तो 18 दिन उसके हुए हैं। हालांकि अभी आगे के मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी तक जो रेन है वो कम है। जबकि ये रहता था कि जनरली जैसे मानसून रिट्रीट करता है तो कुछ एक्टिविटी जो है आपके अक्टूबर महीने में मिल जाती थी शुरू में, खास कर अगर देखें तो इस बार वो भी जो है कम रही है, ठीक है। तो उसी की वजह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है जो टेम्परेचर है आप ज़्यादातर दिन देखेंगे तो वो सामान्य से ऊपर ही है, 2 से 3 डिग्री, कभी 4 डिग्री तक भी रहे। और इस समय भी देखेंगे तो सामान्य के करीब आसपास है, 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे आप कह सकते हैं 1 डिग्री के आसपास ऊपर है। तो तापमान तो सामान्य के आसपास अब हैं। उत्तर पश्चिम हवाएं जो है अगर रहेंगी तो उसमें फिर टेम्परेचर तो जो आपके सामान्य के आसपास वो रहेंगे। तो वैसा फ्लो अभी दिख रहा है, रहेगा। तो मैं कहूँगा टेम्परेचर सामान्य से कम तो नहीं जाएंगे, पर आगे कि सामान्य के आसपास ही ये बने हुए रहेंगे। अभी अगर 1 वीक तक की भी बात करें, क्या प्रभाव इससे पड़ सकता है? नहीं देखिए मानसून सीजन है, ठीक, वो अपना एंड हो गया, उसके बाद तो बारिश कम हो ही जाती है। तो ये अच्छा है, इस समय जो किसान है अपनी जो फसलें हैं, तैयार फसलें उसको काट रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस है उसको अपना ड्राई करके उसको रखना, तो ये सब चीज़ें अभी चलती हैं। हाँ, आगे जो नेक्स्ट आपकी जो फसल है वो बोनी है तो उस समय तक के लिए यहाँ कुछ रेन फिर चाहिए होती है कि जो गेहूँ का बुआई होनी है या और इस तरह की चीज़ें हैं। तो आगे देखिए कुछ एक्टिविटी मिलनी चाहिए, पर अभी जैसे दिख रहा है कि जो 1 वीक तक की अगर बात करें तो उसमें रेनफॉल की संभावना नहीं है और तापमान जैसे मैंने बोला वो सामान्य के आसपास ही वो रहने वाला है। तो इस तरह तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ के साथ।